देखो बेटा, कल हम लोग चर्चा किए थे इस सरल परिपथ में कल किए थे चर्चा। सरल परिपथ क्या है, सेल क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, टर्मिनल विभवांतर क्या है, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या अंतर है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। चर्चा करेंगे आज हम लोग कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। जब हम किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर को किसी चालक तार से जोड़ते हैं, जब हम किसी सेल के टर्मिनल को किसी चालक तार से जोड़ते हैं तो उस चालक तार में धारा जो है, विद्युत धारा, वो धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होता है, जबकि सेल के अंदर यही धारा ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होता है। यानी क्या जाने कि जब किसी सेल को किसी बाह्य चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो बाह्य चालक तार में धारा जो है धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होता है, जबकि सेल के अंदर यही धारा ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होता है, जिसके कारण सेल के अंदर इलेक्ट्रोड जो है वो प्रवाहित धारा का विरोध करता है। प्रवाहित धारा का विरोध करता है यानी उसके अंदर एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जो प्रवाहित धारा का विरोध कर रहा है। इस प्रतिरोध को ही उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है कि यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी का समानुपाती होता है। सेकेंड है कि यह बिलियन में जुड़े इलेक्ट्रोडों के बिलियन में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। थर्ड है कि यह विद्युत अपघटन के सांद्रता पर निर्भर करता है। फिर से जान लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को कि जब किसी सेल के टर्मिनल को किसी चालक तार द्वारा जोड़कर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार में धारा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होता है, जबकि सेल के अंदर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होता है। अतः सेल के अंदर विद्युत अपघटन धारा में एक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी प्रवाहित धारा का विरोध करता है। सेल के इस गुण को ही या सेल के इस प्रतिरोध को ही उसका आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है कि यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी का समानुपाती होता है। सेकेंड है कि यह बिलियन में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। थर्ड है कि यह विद्युत अपघटन की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यह फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब सेकेंड हम लोग आज चर्चा करेंगे सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या है। सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध है। अब पहले इसको देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध, यानी हमको ई, भी और स्मॉल आर के बीच एक संबंध स्थापित करना है।
देखिए डायग्राम के द्वारा दिखा रहे हैं कि हमने एक सेल ले लिया है, इस सेल का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। यानी एक सेल लिए जिसका विद्युत वाहक बल कितना है E और आंतरिक प्रतिरोध R है। इस सेल को एक बाह्य परिपथ से जोड़ दिए हैं जिसका बाह्य प्रतिरोध R है। बाह्य प्रतिरोध R वाले एक परिपथ से इस सेल को कनेक्ट कर दिए, इसको जोड़ दिए। सेल बाह्य परिपथ के दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर भी है। देख लिए इसमें। अब देख रहे हैं कि हम मान लिए कि t समय में, स्मॉल t समय में इस सेल द्वारा इस परिपथ में प्रवाहित धारा I। फिर से देखिए, E विद्युत वाहक बल और R प्रतिरोध का एक विद्युत सेल ले लिए। इस सेल को बाह्य प्रतिरोध R के किसी चालक तार से इसके टर्मिनल को जोड़ देते हैं। माना t समय में इस सेल द्वारा इस परिपथ में प्रवाहित धारा I है। इस बाह्य परिपथ के टर्मिनल के बीच का विभवांतर भी है। तो इस सेल द्वारा t समय में इस परिपथ को दी गई कुल ऊर्जा W इजकल टू आएगा, कुल ऊर्जा W इजकल टू EIT। W इजकल टू EIT। E क्या हुआ? विद्युत वाहक बल, I हो गया धारा, T समय हो गया। मान में हट सकता है। को दी गई कुल ऊर्जा W इजकल टू EIT हुआ। अब कुल ऊर्जा जो सेल दे रहा है इस बाह्य परिपथ को, इसमें दो कार्य होगा। एक कार्य बाह्य परिपथ में, एक सेल के अंदर। टोटल कार्य इस ऊर्जा के बराबर होगा, यही देख रहे हैं। और इसको दोनों को इक्वल कर देंगे, उससे हम जब वैल्यू निकालेंगे तो उसी वैल्यू से हमको निकलेगा I इजकल टू E/R प्लस R। फिर से देखिए शुरू, माना E विद्युत वाहक बल और R त्रिज्या का एक विद्युत सेल है। सेल को R प्रतिरोध के एक बाह्य चालक तार के सिरों से जोड़ दिए हैं। माना इस सेल द्वारा इस बाह्य परिपथ में t समय में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। सेल के बाह्य परिपथ के टर्मिनल के बीच का विभवांतर भी है। माना इस सेल द्वारा t समय में इस बाह्य परिपथ को दी गई कुल ऊर्जा W बराबर EIT है। W बराबर EIT। अब ये कि जब इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर भी है तो बाह्य परिपथ में किया गया कुल कार्य, आपका बाह्य परिपथ में किया गया कुल कार्य, बाह्य परिपथ में किया गया कुल कार्य W1 बराबर VIT। W1 बराबर VIT ले लिए। अब फिर लिए यदि सेल के अंदर प्लेटों के बीच यदि विभव पतन भी हो, सेल के अंदर प्लेटों के बीच का अगर विभव पतन को हम भी ले लिए, भी स्मॉल भी ले लिए, तो जब विभव पतन भी ले लिए तो सेल के अंदर किया गया कुल कार्य, सेल के अंदर किया गया कुल कार्य W2 इजकल टू VIT। फिर से देखिए इसमें क्या कि जब इस सेल को हम R प्रतिरोध के चालक तार के सिरों के बीच से जोड़ते हैं तो सेल द्वारा t समय में दी गई कुल ऊर्जा W इजकल टू EIT हुआ। बाह्य परिपथ में इस ऊर्जा का एक भाग बाह्य परिपथ में एक सेल के अंदर कार्य होता है, तो बाह्य परिपथ में किया गया कुल कार्य W1 इजकल टू VIT। W1 कार्य लिए, V हो गया बाह्य परिपथ के टर्मिनल विभवांतर, I धारा, T हुआ समय। सेल के अंदर इस कार्य के कारण सेल के अंदर विभव पतन होता है। यदि विभव पतन को हम लोग स्मॉल v मान ले तो सेल के अंदर किया गया कुल कार्य W2 इजकल टू VIT। अब ये जो दो कार्य है ये टोटल इसी ऊर्जा के मान के बराबर आता है, यानी यह जो ऊर्जा W है ये किसके इक्वल आता है? W1 प्लस W2। W1 W2 के इक्वल आता है। W1 का वैल्यू है EIT
W का वैल्यू EIT, W1 का वैल्यू है VIT और W2 का है स्मॉल VIT। IT कॉमन ले काट दिए तो E इजिकल टू V प्लस स्मॉल v। अब देखिए इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। अब बाय टर्मिनल के बीच में ये विभवांतर भी है तो V इजिकल टू I इंटू वाई प्रतिरोध को R कैपिटल लिए, स्मॉल v इजिकल टू I इंटू R स्मॉल r। यह स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। अब जाइए आपको इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगा, समीकरण 1 से E इजिकल टू IR प्लस I इंटू स्मॉल r। अब इसमें हम क्या करते हैं कि E इजिकल टू I को कॉमन ले लिए R प्लस R, इसलिए I इजिकल टू E बाय R प्लस R। यही संबंध हुआ प्रवाहित धारा, विद्युत वाहक बल और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बीच में एक संबंध आया। फिर से एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक राउंड समझा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। हम E विद्युत वाहक बल और R प्रतिरोध का एक सेल ले लिए। इस सेल को बाह्य प्रतिरोध R के किसी चालक तार से जोड़ देते हैं। माना कि इस सेल द्वारा जोड़ने से इस सेल द्वारा T समय में इस चालक तार में प्रवाहित धारा I है। प्रवाहित धारा I है तो इस सेल द्वारा बाह्य परिपथ को दी गई कुल ऊर्जा W बराबर EIT। अब लिए फिर कि कुल ऊर्जा W इजिकल टू EIT निकला। और जब इसको बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं, बाह्य परिपथ में किया गया कुल कार्य W1 इजिकल टू VIT। V क्या है, V है बाह्य प्रतिरोध के का टर्मिनल विभवांतर। अब देखिए कि सेल के अंदर विभव पतन होता है। यदि विभव पतन को हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट किए तो सेल के अंदर किया गया कुल कार्य W इजिकल टू VIT। अब यह सेल के अंदर कुल कार्य और बाह्य परिपथ में किया गया कुल कार्य कुल ऊर्जा के मान के बराबर होता है, यानी W बराबर W1 प्लस W2। इसलिए EIT बराबर VIT प्लस स्मॉल VIT। IT कॉमन लेकर काट देते हैं तो E इजिकल टू बचा V प्लस स्मॉल v। कैपिटल V है टर्मिनल विभवांतर, स्मॉल v है सेल के अंदर विभव पतन। अब कैपिटल V इजिकल टू IR, I हुआ प्रवाहित धारा, R हुआ बाह्य प्रतिरोध, स्मॉल v बराबर IR। तब फर्स्ट समीकरण जब इसका वैल्यू डाल दिए तो फिर I कॉमन लेकर निकाले तो I इजिकल टू E बाय R प्लस R। यही हुआ इसका आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल के आंतरिक प्रतिरोध और प्रवाहित धारा के बीच एक संबंध I, E और E के बीच। देखो अब हम लोग चर्चा करते हैं सेलों के संयोजन से क्या समझते हो। सेलों के संयोजन से क्या समझते हो। सेलों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है, देखिए आपका क्वेश्चन है कि सेलों के संयोजन से क्या समझते हो, सेलों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है। तो देखिए जब दो या दो से अधिक सेलों को भिन्न भिन्न रूपों में आपस में जोड़ा जाता है, जब दो या दो से अधिक सेलों को भिन्न भिन्न रूपों से आपस में जोड़ा जाता है तो इसी को हम लोग सेलों का संयोजन कहते हैं। सेलों का संयोजन सामान्यतः 3 तरह का होता है, समानांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। ये 3 प्रकार का संयोजन होता है, समानांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। ये अगर किसी परिपथ में अलग अलग इसको जोड़ते हैं समानांतर कहते हैं, एक साथ कनेक्टेड कर रहे हैं श्रेणी क्रम हुआ, और एक है जब समानांतर और श्रेणी क्रम दोनों को आपस में एक साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। ये आया आपका इस क्वेश्चन का। आगे एक और आपका शॉर्ट क्वेश्चन है,
अमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर स्पष्ट करें। आगे आपका क्वेश्चन है अमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर स्पष्ट करें। अमीटर द्वारा किसी विद्युतीय परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है। अमीटर द्वारा किसी विद्युतीय परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है, जबकि वोल्टमीटर द्वारा किसी विद्युतीय परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। फर्स्ट अंतर आया। सेकेंड है अमीटर को हमेशा विद्युतीय परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्टमीटर को हमेशा विद्युतीय परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। सेकेंड आया। थर्ड देखिए, अमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, कम होता है, इसलिए इससे अधिक धारा प्रवाहित होता है, जबकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध काफ़ी अधिक होता है, इसलिए इससे धारा कम प्रवाहित होता है। चौथा है, यही इसमें आया। चौथा है, जब जो ही इसका रेसिस्टेंस कम होगा अधिक करंट फ्लो होगा, इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है इससे कम आता है। फिर से सुन लीजिए, अमीटर द्वारा किसी विद्युतीय परिपथ में प्रवाहित धारा को मापा जाता है, जबकि वोल्टमीटर द्वारा किसी विद्युतीय परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। अमीटर को हमेशा विद्युतीय परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को विद्युतीय परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिकतम होता है। अमीटर से परिपथ की अधिकतम धारा प्रवाहित होती है, वोल्टमीटर से धारा न्यूनतम लगभग धारा प्रवाहित होती है।